नमस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बोलने की घड़ी अब नज़दीक आती चली जा रही है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अभी तक भी अचंभित हैं कि जगदीप धनखड़ बोले क्यों नहीं है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है 9 सितंबर को, संभवतः उससे पहले नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनके लक्षण इस समय नजर आ रहे हैं और जिस तरह की वो हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आप उन्हें बोलते हुए देखेंगे और तब सही मायनों में खुलासा होगा कि आखिरकार उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया था। अभी तो तमाम अटकलें हैं। कोई कह रहा है कि वो बगावत कर रहे थे, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने जो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला है उससे उसको जोड़ा था। वो सब कयास और अंदाजे हैं। सब लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं। हकीकत केवल जानते हैं मोदी, अमित शाह और जगदीप धनखड़ या फिर सरकार से जुड़े हुए खास लोग। लेकिन अब इतना तो तय हो चुका है कि जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं। लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो उन लोगों के साथ जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिक्स करते रहे हैं। जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। आप सब जानते ही हैं कि 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। वो अपने नए आवास में आएंगे, तो उससे पहले जगदीप धनखड़ को यह आवास खाली करना था। 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब 1 महीने से भी अधिक हो गया है। अभी तक उनके लिए लुटियंस के इलाके में टाइप 8 यानी कि 8वें दर्जे का जो एक बड़ा बंगला होता है उसको अभी तक सिलेक्ट नहीं किया जा सका है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने पिछले 1 महीने से उपराष्ट्रपति भवन से, जो उनका उपराष्ट्रपति आवास है, नया बना है। अभी आपको जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सबसे पहला आवास उपराष्ट्रपति का ही बना था और धनखड़ जी ने तो उसमें स्विमिंग पूल भी बनवाया था, लेकिन 2-4 महीने से ज़्यादा उसका मज़ा नहीं ले पाए। 5 साल रहते तो मज़ा ले पाते उसका। तो उनके लिए जो आवास है वही आवास था अब तक। उनके लिए कोई वैकल्पिक आवास की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने विभाग के माध्यम से, अपने दफ्तर के माध्यम से इस बारे में जो शहरी विकास मंत्रालय है, अर्बन मिनिस्ट्री है, उसको पत्र भी लिखा था कि भाई बताइए मेरा घर कहां पर हो, मुझे वहां पर शिफ्ट करने की तैयारी करनी होगी। लेकिन अर्बन मंत्रालय भी इंतजार कर रहा है गृह मंत्रालय की हरी झंडी का। होता क्या है कि जो टाइप 8 के बंगले हैं बहुत गिने चुने हैं, 20-30 बंगले हैं और उनमें से ज्यादातर ऑक्यूपाइड रहते हैं। अब इंतजार हो रहा है कि कौन सा सबसे पहले खाली होने वाला है। क्या पता वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने के बाद हो, और फिर उसके बाद उसको रिनोवेट भी कराना होगा। तो ये सब चीजों की प्रक्रिया जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो जगदीप धनखड़ को यह लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए और फिर लोग हल्ला मचाने लगे कि देखिए जगदीप धनखड़ अब तक घर खाली नहीं कर रहे हैं और उसी सरकारी आवास में जमे हुए हैं। तो उन्होंने संपर्क करना शुरू किया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनकी बेटी है, गुड़गांव में रहती है अपने परिवार के साथ। वो अक्सर उनके पास मिलने के लिए आती रहती है। गुड़गांव से इधर जब आते हैं आप लुटियंस दिल्ली की तरफ, तो छतरपुर और ये सारा पूरा इलाका, मेहरौली वगैरह का जो फार्म हाउसेज वगैरह हैं, वो वाला पूरा इलाका पड़ता है। बड़ा वीआईपी इलाका है, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर, उनका फार्म हाउस है, बड़े बड़े नेताओं के फार्म हाउस हैं वहाँ पर और बड़े शानदार हैं वो। बहुत सारे रिसोर्ट्स भी हैं। तो वो उधर से होती हुई आती हैं। तो ये बताया जाता है कि किसी ने उनको ये बताया कि अभय चौटाला, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे और स्वर्गीय देवीलाल के पोते अभय चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल इस समय चलाते हैं, उन्होंने एक फार्म हाउस वहां पर बनाया हुआ है। और वो जो फार्म हाउस बना हुआ है अच्छा खासा बना हुआ है, जिसे गदईपुर एक कोई गांव रहा जहां से वो जमीन एक्वायर की गई। अब तो उसे छतरपुर एनक्लेव कहने लगे हैं। डीएलएफ का बनाया हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप जानते हैं कि डीएलएफ ने कितना सारा काम किया था। वो डीएलएफ का बनाया हुआ, डेवलप किया हुआ इलाका है। वहां पर अभय चौटाला का एक फार्म हाउस है, घर भी कह सकते हैं उसे। तो ये बताया जाता है कि अभय चौटाला को जब पता लगा कि धनखड़ जी कोई प्राइवेट रेजिडेंस देख रहे हैं, तो उन्होंने संपर्क किया, उन्हें फ़ोन से अवगत कराया कि भाई मेरा घर आपका घर है और आप इस घर में आकर रह सकते हैं। तो बताया जाता है कि उनकी बेटी गई, उनकी पत्नी गई, वहाँ पर जाकर देख कर आई सारी व्यवस्था और उन्हें लगा कि ये यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया,
और अपने दफ्तर को भी उन्होंने अवगत कराया, मंत्रालय को भी अवगत कराया कि भाई मैं वहां पर शिफ्ट हो रहा हूं। अब चूंकि उपराष्ट्रपति हैं पूर्व, तो उनके लिए सिक्योरिटी Z+ कैटेगरी की रहने वाली है। इसके अलावा दिल्ली में मूवमेंट होने के कारण दिल्ली भी एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को उनके PSO के रूप में, प्राइवेट सिक्योरिटी अफसर के रूप में रखती है। कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ चलते हैं। तो साउथ दिल्ली की पुलिस जो है उसको अवगत कराया गया कि भाई धनखड़ साहब जो है छतरपुर में फार्म हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, और वहां पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। कल यानी कि सोमवार को उन्होंने पहली बार इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति आवास से बाहर कदम रखा। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस आ रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, लेकिन वो काफिला निकल कर गया दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल, RR हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, वहां पर गए। वो कुछ दांत में उनके प्रॉब्लम थी, पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, वहां पर उन्होंने अपने दांत दिखाए और उसके बाद वो छतरपुर के फार्म हाउस की तरफ निकल गए। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि धनखड़ साहब केवल वहां देखने के लिए गए थे फार्म हाउस, या वो वहीं पर अब शिफ्ट हो गए, लेकिन जो खबरें हैं, संकेत हैं, उनके मुताबिक उनका सामान पहले ही वहां पर पहुंचाया जा चुका था, किश्तों में धीरे धीरे जा रहा था, और अब धनखड़ साहब वहां पर शिफ्ट हो गए हैं अपनी पत्नी श्रीमती सुदेश के साथ। तो ये तो हुआ एक घटनाक्रम कि भाई अभी तो अमित शाह जी ने जो है बंगला भी नहीं दिलवाया और बड़े बेआबरू से होकर निकलना पड़ा धनखड़ साहब को। परिस्थितियां चाहे कुछ भी रही हों, सरकारी बंगले में तो अभी शिफ्ट नहीं हुए, सरकारी बंगला मिलने में अभी समय है और मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार उनके साथ ऐसा करेगी कि उनको घर ही ना दे, ऐसा तो होगा नहीं। घर उनको मिलेगा, जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि अभय चौटाला के फार्म हाउस पर वो क्यों शिफ्ट हुए। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। दरअसल सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जाट हैं, राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू से आते हैं, और कभी शुरुआती दौर में युवा अवस्था में वकील हुआ करते थे, वकालत भी की उन्होंने। कपिल सिब्बल तो कहते हैं कि मेरे मित्र वकील हैं ये। और उन्होंने जब वकालत शुरू की थी तो राजनीति में आने का चस्का लगा, और ये वो दौर था जब वो राजनीति में आए थे, जब राजीव गांधी के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सारा विपक्ष एक हो रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, स्वर्गीय देवीलाल जिन्हें ताऊ कहा करते थे सब लोग, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, ये सब लोग एक साथ हो गए थे। और 1989 का चुनाव नजदीक आ रहा था। राजीव गांधी 5 साल की जबरदस्त सरकार चलाने के बाद अंतिम समय में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बहुत ज्यादा बदनाम हो गए थे। तो यह माहौल बन रहा था, और इसी माहौल के बीच स्वर्गीय देवीलाल जी उस समय जीवित थे और अपेक्षाकृत युवा ही थे। उनका जन्मदिन मनाया जनता दल के, बड़े पैमाने पर जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, और दिल्ली का जो बोट क्लब है, उस दिल्ली के बोट क्लब पर एक बड़ा कार्यक्रम 25 सितंबर 1989, 25 सितंबर 1989 को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया देवीलाल के जन्मदिन पर। और उसमें यह बताया जाता है कि धनखड़ साहब झुंझुनू से 500 गाड़ियों का, 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुंचे थे, भारी भीड़ के साथ। युवा थे उस समय। उन्होंने पूछा देवीलाल ने चौटाला से, अपने बेटे से, ओम प्रकाश चौटाला से, कि भाई ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि साहब ये वहाँ के वकील हैं एक, और राजनीति में आना चाहते हैं। वे उस समय बड़ा इम्प्रेस हुए उनसे देवीलाल, और देवीलाल ने कहा कि आना चाहते हैं तो इन्हें तुरंत राजनीति में लाया जाए। उस समय, आज के दौर में तो लोग पैसे से बहुत कुछ मेहनत कर लेते हैं, लेकिन धनखड़ साहब 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुंचे थे तो ये बड़ी बात थी। उस समय बड़ा मायना, उस समय गाड़ियां कितनी होती थी सबके पास, आपको पता है, किसी किसी के पास गाड़ी हुआ करती। 500 गाड़ी जुटाना भी बड़ा मुश्किल काम था। किराए की गाड़ी भी लेनी हो तो 500 गाड़ियां अवेलेबल नहीं हो पाती थी। आज तो 1 घंटे में 1000 गाड़ियां आप ले लीजिए। तो उसके बाद बोट क्लब की उस शानदार रैली में ये बाकायदा पॉलिटिक्स में आए, और फिर उसके बाद 1989 वाला जो चुनाव था उसमें जगदीप धनखड़ को झुंझुनू से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया, और जगदीप धनखड़ जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। वीपी सिंह की सरकार बनी। स्वर्गीय देवीलाल साहब जो है वो उप प्रधानमंत्री बने, और जगदीप धनखड़ को बनाया गया संसदीय कार्य मंत्री, MOS, यानी कि उप वो होता है ना, छोटे वाला मंत्री होता है, राज्य मंत्री, वो बनाया गया जगदीप धनखड़ को। और फिर उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि कुछ महीनों के भीतर ही देवीलाल में और
वीपी सिंह में खटपट हो गई। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर आप जानते हैं कि यह सरकार गिरी थी। वीपी सिंह मंडल कमीशन की सिफारिशों को हूबहू लागू करना चाहते थे आरक्षण को लेकर। देवीलाल वगैरह, बीजेपी, ये सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो देवीलाल ने उनका साथ छोड़ दिया। एक तरह से कहिए कि वीपी सिंह ने उन्हें हटा दिया था अपने पद से। तो धनखड़ साहब एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पद छोड़ा था, यानी कि कैबिनेट छोड़ दी थी, और वो एमओएस नहीं रहे थे, उनके साथ उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। फिर आप जानते हैं कि उसके बाद राजीव गांधी के समर्थन से 1991 में ये जो चंद्रशेखर थे वो प्रधानमंत्री बने थे। फिर देवीलाल और धनखड़ दोनों की उसी पद पर, सेम पद पर वापसी हुई थी, लेकिन वो सरकार कुछ महीने ही चली थी, आप सब लोग जानते हैं। और फिर चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए थे। 1991 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। उस समय सबको लग रहा था कि राजीव गांधी की फिर से वापसी होगी। वो बड़ा कैंपेन कर रहे थे। उत्तर भारत के इलाकों में ज़्यादातर में वोटिंग हो चुका था और राजीव गांधी साउथ में कैंपेन कर रहे थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। तो राजीव गांधी की हत्या के बाद जो मध्य भारत से नीचे का जो पूरा भारत था, वहां पर जब अगले फेज का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को भारी वोट मिले और कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन इस समय जगदीप धनखड़ कांग्रेस में आ चुके थे। 1991 के चुनाव में वो झुंझुनू से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। उनके सामने समस्या क्या थी कि जगदीप धनखड़ के सामने समस्या ये हुई कि लहर 1991 में नॉर्थ में भी जनता दल की थी और उसके सहयोगी दलों की थी, बीजेपी वगैरह की थी। और जब साउथ में राजीव गांधी के निधन के बाद हुआ मतदान, तो फिर वहां पर अच्छा खासा कांग्रेस को वोट मिला और कांग्रेस की सरकार बनी। फिर नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 1998 में इसके बीच में इन्होंने 1993 में कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 5 साल तक विधायक भी रहे। उसी विधायक की पेंशन के लिए इन्होंने अभी सरकार को लिखा है राजस्थान की कि मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, जो 42,000 के करीब है, शायद मिल भी जाएगी अभी इन्हें। तो वो प्रक्रिया हुई उसकी। और फिर 1998 में जब अटल जी की दूसरी वाली जो सरकार बनी थी, जो 5 साल चली थी, वो वाला जब चुनाव हुआ तो ये झुंझुनू से चुनाव लड़े। और झुंझुनू से जब ये चुनाव लड़े तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा, तीसरे स्थान पर रहे। क्योंकि 1998 में वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इनके सामने शीशराम ओला, और शीशराम ओला जो है वो बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। तो वो लंबे समय तक वहां पर कांग्रेस का उनका दबदबा रहा। और मेरे ख्याल में ये चुनाव वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, इसलिए धनखड़ जी उनके सामने लड़ रहे थे। तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और तो भी जीत गए। और वो आप समझिए कि 1996 से 1996 से और 2009 तक 5 बार एमपी रहे स्वर्गीय शीशराम ओला। बड़े पॉपुलर लीडर थे अपने क्षेत्र के। तो धनखड़ जी की किस्मत वहां मेल नहीं खाई। तो देवीलाल परिवार से इस तरीके से इनका जुड़ाव हुआ। इसी वजह से अभय चौटाला ने इन्हें अपना घर ऑफर किया है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 21 दिसंबर को जब ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, और अभय चौटाला और अजय चौटाला के पिता, आप जानते होंगे कि अजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के फादर, जो दूसरी पार्टी बना रखी है जननायक जनता पार्टी, जननायक जो है देवीलाल जी को ही कहा जाता था, जेजेपी बना रखी है उन लोगों ने, और आईएनएलडी अभय चौटाला के पास है। तो उस समय उन्होंने जब उनका निधन हुआ ओम प्रकाश चौटाला का, तो उपराष्ट्रपति थे उस समय जगदीप धनखड़ पिछले साल दिसंबर में, तो वो सबसे पहले पहुंचे थे उनके फ्यूनरल में। और अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में देवीलाल जी को याद करते हुए कुछ महीने पहले धनखड़ जी ने ये भी कहा था कि साहब वो जो है ना, मैं देवीलाल जी मुझसे कहा करते थे कि प्लीडर, यानी कि जो प्ली करता है, जो याचिका लगाता है वकील, प्लीडर से लीडर बनना सीखो और लीडर बनकर राजनीति में आओ। तो मुझे लीडर बनाने का क्रेडिट भी देवीलाल को है। तो अब इससे कनेक्शन क्या बनता है? कनेक्शन यह बनता है कि इस समय धनखड़ जी उस धड़े की तरफ जा रहे हैं जो धड़ा प्रधानमंत्री के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। अभय चौटाला बीजेपी के खिलाफत की राजनीति करते हैं। और जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था और 21 जुलाई को, तो प्रतिक्रियाएं आई थी लोगों की। अभय चौटाला ने साफ कहा था कि इन्हें मोदी जी और अमित शाह ने इस्तीफा देने के लिए कहा है और धनखड़ जी को खुलकर बोलना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। तो
अब वो ऐसे लोगों के साथ चले गए हैं जगदीप धनखड़, जो चाहते हैं कि वो खुलकर बोलें, अमित शाह, मोदी, इन सब पर आरोप लगाएं। तो धनखड़ के बारे में अभय चौटाला की जब ये ओपिनियन है और उन्हीं के घर में वो रहने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं किराया विराया तो खैर क्या लेंगे उनसे, लेकिन वो उनके घर में कुछ महीने रहेंगे, फिर सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। तो उनके घर में जब वो रहने के लिए जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि धमाके के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि अभय चौटाला का जो फार्म हाउस है वहीं पर बुलाकर कुछ मीडिया वालों को, चैनल वालों को जगदीप धनखड़ जी महीने भर के भीतर आपको इंटरव्यू देते भी नजर आए। लेकिन मेरा जो मानना है धनखड़ के बारे में कि उनको इससे बचना चाहिए। अब वो बीजेपी के साथ नहीं है, ये तो तय हो चुका है, लेकिन उन्हें इस प्रकार के आक्षेप और जो भी आरोपबाजी इस समय चल रही है, जो अटकलें चल रही हैं, भयंकर भयंकर अटकलें उनके खिलाफ चल रही हैं, बगावत की और पता नहीं क्या क्या करने की, लेकिन जगदीप धनखड़ को इससे बचना चाहिए, अपना बुढ़ापा खराब नहीं कराना चाहिए। 74 ईयर्स के हो चुके हैं, आराम से समय व्यतीत करना चाहिए। लेकिन खेल दिलचस्प होने वाला है, घटनाक्रम दिलचस्प होने वाला है, और इस पर हम तो शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं। जगदीप धनखड़ पर तो पता नहीं कितने वीडियो बना दिए हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें और देखते रहें हमारा ये चैनल हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।